हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हेनरी कांस्टेंट तक हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग हेनरी कांस्टेंट तक पढ़ाई कर चुके थे। अब उसके आगे की कुछ चीज़ों को बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान, ये जो अभी मैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ वो छोटा सा चीज़ है समझाने का, जस्ट समझाने के लिए लिया हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक जो मैं लिखा हूँ ना, वो आपका हेनरी लॉ जो था उसी के नोट्स में आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, उसी वाले पेज में। मतलब ये उससे रिलेटेड चीज़ है, हेनरी लॉ से रिलेटेड चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटा सा। इसको समझेंगे फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सॉल्युबिलिटी नहीं बताया, तो कोई नहीं, वो भी हम लोग बात कर लेंगे होता क्या है। अगर आपको डाउट्स आए, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप बता सकते हो, बेझिझक बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन मैं आप लोग से बस इतना बोलता हूँ कि जब वीडियो देख लो तो एक बार अपना जस्ट लाइक एक रिव्यू के तौर पे कि हाँ कैसा लगा, क्या दिक्कतें हैं, अच्छा लगा, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो बताओ हमें, ताकि हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है ना वो बना रहेगा और वो अच्छा भी होता है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैं क्या इससे समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, ये है आपका KH। नाम सुना होगा इसको, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। KH फॉर डिफरेंट गैसेज इन वाटर एट 20 डिग्री C। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर KH, मतलब ब्रैकेट में लेना हेनरी कांस्टेंट का मान कुछ गैसों के लिए। ठीक है, मतलब कि कुछ गैस के लिए KH वैल्यू का मान मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो इससे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि KH है और गैस है, मतलब कि अलग अलग जो गैस होंगे उनका पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे हेनरी कांस्टेंट का मान अलग अलग गैसों में, अलग अलग गैसों का पानी में। ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन समझ गए होंगे मैं क्या हेडिंग दिलवाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, समझिएगा तो खुद से आप राइट डाउन कर सकते हो। मेन पॉइंट मैं यही बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि समझने पे फोकस करो। अगर समझ जाओगे तो किसी भी चीज़ को इजी वे में खुद से लिख सकते हो। लेकिन खैर मैं लिखवाता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझो चीज़ों को, ज़्यादा बढ़िया होगा। आप लोग क्या करते हो ना कि हल्का सा भी कुछ हिंदी इंग्लिश का लगता है तो नहीं, अब इंग्लिश है तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो ये गलत है। ट्राई करोगे तो समझ में आएगा चीज़ें। कोई नहीं, यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूँ कि KH का मान, यहाँ गैस है, ये सारे गैस लिखे हुए हैं और ये उनका वैल्यू लिखा हुआ है। ये आपको याद नहीं करना, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये मैं लिया हूँ एग्जाम्पल, समझाने के लिए, मतलब कुछ एग्जाम्पल ले लिया है, उससे आपको समझ में आएगा इजी वे में। तो बोल क्या रहा है, गैस है, हीलियम है, इसका KH का वैल्यू कितना है 140। कहाँ पे, तो पानी में। हीलियम गैस का पानी में हेनरी कांस्टेंट का मान 140। जस्ट लाइक H2 जो गैस है, इसका हेनरी कांस्टेंट का मान 75 है। कहाँ पे, पानी में। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। O2 का वैसे लिखा हुआ है। अब मैं आपको इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हेनरी लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था उसका फॉर्मूला कि प्रेशर ऑफ गैस क्या आता है, हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और हल्का सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा मेरा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा प्रेशर ऑफ गैस, ऐसे सिंप्लीफाई करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसा कुछ सेम ही बात है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप खुद सोचो, अगर हम इस KH का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बताओ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि X गैस जो है यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली समझते होगे,
एक होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब ऐसा, मतलब y डायरेक्टली, इसको बोलते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और एक ही होता है ऐसे, ये होता है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। इस वाले का क्या मतलब होता है कि यहाँ अगर x बढ़ेगा तो ये y घटेगा। मतलब इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे KH का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या करेगा, घटेगा। यहाँ पॉइंट क्लियर है। तो अब यहाँ पे उठ के आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे जो पहला एग्जांपल था गैस का, किसका, हीलियम का। हीलियम का KH का वैल्यू कितना है, 140। अब कंपेयर करते हैं H2 से, H2 का वैल्यू कितना है, 75। अब आप खुद से बताइएगा, इसका हीलियम का वैल्यू है 140 और H2 का वैल्यू है 75 और O2 का वैल्यू है KH का 35। मतलब कि जिसका KH का वैल्यू बढ़ रहा है उसका मोल फ्रैक्शन गैस का घटेगा। मतलब कि हीलियम का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सबसे कम होगा, इसलिए मैं 3 एरो ड्रॉ किया हूं। इसके लिए क्या होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इसका सबसे कम होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इससे कुछ ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है कि KH का वैल्यू घट रहा है, 140 से 75 हुआ हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए हुआ 35। मतलब कि जैसे जैसे KH का वैल्यू घटेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा। तो कंपेयर करना, ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं इस पे आता हूं, तो इसका KH का वैल्यू बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल कम है। मतलब कि इसका जो X गैस है, समझ रहे हो ना, ये कम घटेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये तो होगी समझाने की बात। अब इसको सीधा पॉइंट बनाओ। पॉइंट मतलब कैसे, तो सीधा सोचो कि अगर इसका 140 है मतलब KH का वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि वहां पे मोल फ्रैक्शन गैस का जो होगा वो कम होगा। अब आप बताना कि अगर मोल फ्रैक्शन गैस का कम है तो ये क्या बता रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन गैस का कम है उस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम है तो क्या बता रहा है, तो ये इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन गैस कम है मतलब गैस सॉल्यूबल कम हो रहा है। खुद सोचो ना कि अगर किसी में गैस ज़्यादा है, मतलब अगर ये मान लो वाटर है और वाटर में गैस बहुत सारा है, तो इसका मतलब क्या दिखाता है, इसका मतलब ये दिखाता है कि ये जो गैस है ये आपका पानी में खूब घुल रहा है। खूब घुल रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी में किसी का वैल्यू, यहां से समझो फिर से, अगर 140 है मतलब कि सबसे ज्यादा वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट का, तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सबसे कम होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सबसे कम होगा तो ये क्या दिखा रहा है कि ये सबसे कम सॉल्यूबल है। मतलब हम कह सकते हैं इसको इनसॉल्यूबल। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ये सबसे कम सॉल्यूबल है, मतलब अर्थात कह सकते हो इनसॉल्यूबल, मतलब घुलने वाला नहीं है। अब इसके बारे में, तो ये भी क्या है, ये भी इनसॉल्यूबल एक तरीके से मान लेते हैं। ऐसे लिख लो, यहां पे लिख लो मोर इनसॉल्यूबल, ये लिख लो इनसॉल्यूबल और इसको दिखा दो सॉल्यूबल। समझ रहे हो पॉइंट को, क्यों, क्योंकि इसका KH का वैल्यू छोटा। अगर KH का वैल्यू छोटा तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि KH और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका KH का वैल्यू छोटा है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू छोटा है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि अगर इस सॉल्यूशन में किसी गैस का मात्रा ज्यादा है, और अगर किसी गैस का मात्रा ज्यादा है तो गैस का मात्रा ज्यादा क्यों हुआ होगा, तो इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो सॉल्यूशन ज्यादा ही सॉल्यूबल होगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो बस यही चीज बताने के लिए मैं आपको ये डेटा लिया था, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे ही 3 वैल्यू दे दे, KH का 3 वैल्यू दे दे और बोल दे, ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित डेटा क्वेश्चन में गिवन है। निम्नलिखित डेटा में क्या बोलेगा
कि KH है और गैस है, हीलियम का इतना, इसका इतना, इतना है, और आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि बताओ कि निम्नलिखित गिवन डेटा से, जो डेटा आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसको समझ करके आप बताओ कि कौन सा गैस ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो आप क्या करोगे, देख लेना किसका KH वैल्यू सबसे कम है, जिसका KH वैल्यू सबसे कम तो वो ज़्यादा का ज़्यादा क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो इस सारा पॉइंट से मैं आपको बस एक ही पॉइंट लिखवाऊंगा, और लिखवाऊंगा भी नहीं, बस आप एक बॉक्स बना के लिख लेना कि अगर इफ मतलब यदि KH का मान बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस सॉल्यूशन में घटेगा, उस विलयन में घटेगा, अर्थात सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। समझ आ रहे हो, KH का वैल्यू बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपका घटेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि KH का वैल्यू बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घट रहा है तो क्या बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगा का मतलब क्या, कि वो जो सॉल्यूशन है वो इनसॉल्यूबल है, मतलब घुलनशील नहीं है। तो ये पॉइंट मैं समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बस यहाँ यही चीज़ हल्का सा बताना था मुझे हेनरी लॉ में। अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में। सॉल्युबिलिटी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत था कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे है, तो अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे रॉल्स लॉ पे। एक और बात, आज के लेक्चर में मैं आप लोग को क्वेश्चन देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को था कि क्वेश्चन दीजिए, न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दीजिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, खूब सारा करेंगे, खूब सारा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। बस आपका काम ये है कि जो भी कुछ मतलब बच्चे हैं जो जिनको ज़रूरत है कि फ्री में स्टडी हो जाए, तो उनके लिए बेटर कोर्स है, उनको आप शेयर कर सकते हो। शेयर करोगे तो भला वाला ही काम करोगे, भलाई वाला ही काम करोगे, तो शेयर करो। जस्ट लाइक जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाकर कोटा जैसे जगहों में जाकर के पढ़ने का, उतना वो क्या कहते हैं उनको, कैपेबल नहीं है, तो उनको शेयर करो ताकि उन्हें भी मदद मिले, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग का रिस्पांस अच्छा था, सही है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, सॉल्यूशन को। और बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रही थी, डाउट थी आपका सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी बहुत सारे बोल रहे थे कि सॉल्युबिलिटी नहीं बताएं, सॉल्युबिलिटी नहीं बताएं, तो कोई नहीं, आज उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दे रहे हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बस छोटा सा टर्म है, समझना है उसको, जल्दी से समझो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि इसका पहले डेफिनेशन से बात करते हैं हम लोग। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन वो होता है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम लिख दे रहा हूं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in given amount of solvent अर्थात क्या कह रहा है ये चीज, सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो सॉल्युबिलिटी होता है वो अधिकतम मात्रा किसका, सॉल्यूट का वो अधिकतम मात्रा जो किसी गिवन अमाउंट, जो किसी दिए हुए मात्रा किसके, सॉल्वेंट के दिए हुए मात्रा में वो अधिकतम मात्रा किसका, सॉल्यूट का
जो डिजॉल्व हो जा रहा है उसे ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि ये तो खैर डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन को छोड़ो, ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं बातों को। तो एग्जाम्पल में फिर से अगर दैनिक जीवन का अगर एग्जाम्पल लो तो उसमें हम पानी को ले लेते हैं, ठीक है। तो पानी को ले लिया, अब इसमें आप डालना शुरू करो शुगर को, चीनी को डालना शुरू करो। तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट का, हिंदी मीडियम वाला सुनिएगा, सॉल्वेंट का वो मात्रा जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सके, मतलब घुला सके। सॉल्वेंट का वो अधिकतम मात्रा जिसमें हम मैक्सिमम सॉल्यूट को, विलेय को डिसॉल्व कर सके, उसे ही हम उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो वही आप खुद देखे होंगे, नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे ना कि जब हम लोग पानी में जब चीनी को घोलना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि शुरुआत में तो बहुत अच्छे से घुलता है, ये चीनी गया अंदर, घुल गया, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे ही और अमाउंट अधिक करोगे, किसका, शुगर का, चीनी का, तो उस टाइम के बाद वो चीनी अब घुलना कम कर देता है और वो जाकर के नीचे बैठना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद शुरू में तो घुलते जाता है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में चीनी डाल दोगे, चीनी यहाँ पे काम कर रहा है सॉल्यूट के जैसा और पानी काम कर रहा है सॉल्वेंट के जैसा। तो सॉल्यूट मतलब विलेय को जब विलायक में डाले तो वो अधिकतम मात्रा किसका, सॉल्यूट का, जो किसी दिए हुए निश्चित मात्रा में किसके, सॉल्वेंट के, उसमें डिसॉल्व हो जाए, वही उस सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। तो वही कि अगर एक टाइम तक चीनी क्या किया, पानी में घुल गया, लेकिन और ज्यादा मात्रा में आप चीनी घुलाओगे तो आप देखे होगे कि अब जाकर के जो चीनी है वो इस सरफेस के, इस सतह पे नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर होगा। अब इसी में एक दो टर्म आती है, एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त और असंतृप्त हिंदी में बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि फिर से इसी का एग्जांपल लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे कहेंगे कि जब चीनी, पानी था, पानी में चीनी डालना शुरू किए, तो जिस टाइम पे अब इस पानी में चीनी घुलना खत्म कर देगा, जिस टाइम पे ये चीनी इस पानी में घुलना बंद कर देगा, उस टाइम पे वो जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? जब हम चीनी को डाल रहे हैं और चीनी आराम से पानी में आपका घुलते जा रहा है, तो जब तक घुलते जा रहा है उस टाइम तक जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो टाइम मतलब उस इंस्टेंट पे जब जाकर के आपका जो चीनी है इस किसमें, पानी में घुलना बंद कर दे, वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये दो तो पॉइंट थे आपके सॉल्युबिलिटी को लेकर के। अब इसके बात करते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी मतलब फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब किन किन चीजों पे सॉल्युबिलिटी आपका निर्भर करता है। तो उसको समझते हैं, मैं लिखवा दूंगा ये सब सारी चीजें। फिलहाल पहले समझने पे फोकस करते हैं। तो पहला जो है फैक्टर जिस पे आपका सॉल्युबिलिटी निर्भर करता है, पहला हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो बेसिकली विलेय और विलायक का प्रकृति क्या है उस पे आपका डिपेंड कर रहा है सॉल्युबिलिटी। अब बताओ कैसे? तो इसमें एक टर्म आता है, बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। आप लोग समझने के लिए बोल सकते हो चोर चोर मौसेरा भाई। तो लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? ये जस्ट लाइक एक कहावत है चोर चोर मौसेरा भाई वाला। इसमें क्या है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस पे तुम्हारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। कैसे?
तो इसमें क्या कहा गया कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या है कि ये बोला गया है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके तुम्हारा क्या तैयार कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो बोला ये जाता है कि हमेशा जो नेचर होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो एक समान होना चाहिए। अब बोलोगे एक समान क्या होता है, तो एक समान इस केमिस्ट्री वाले भाषा में हम लोग बोलते हैं पोलर, और एक आता है नॉन पोलर। अब आपने हल्का फुल्का आइडिया लिया होगा पोलर और नॉन पोलर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में, कि पोलर कौन सा होता है मॉलिक्यूल और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। तो नेचर क्या होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो तुम्हारा फॉलो करना चाहिए लाइक डिसॉल्व लाइक को, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई को। लेकिन वो कैसे, तो बोला जाता है कि सॉल्यूशन तुम्हारा तभी तैयार होता है, जनरली जो सॉल्यूशन जो तैयार होता है वो तुम्हारा तभी तैयार होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों समान प्रवृत्ति के होंगे। समान प्रवृत्ति मतलब या तो दोनों के दोनों पोलर हो तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, या दोनों के दोनों नॉन पोलर हो तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं ये तो बोल दिया कि दोनों के दोनों पोलर और दोनों के दोनों नॉन पोलर हो। अब समझो कि पोलर और नॉन पोलर क्या है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। ज्यादा आपको पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग में है, पता नहीं आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। मैं बस मुझे काम हल्का सा नॉन पोलर और पोलर को समझाना है, तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें क्या है, HCl और ले रहे हैं पानी को, H2O को। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों तुम्हारे होते हैं पोलर, और दोनों पोलर है मतलब समान प्रवृत्ति के हैं, और समान प्रवृत्ति के हैं तो दोनों मिल करके तुम्हारा बना देगा सॉल्यूशन। अब बोलोगे कि आप कैसे पहचाने हैं कि पोलर है, तो हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कैसे पहचानते हैं, और अच्छे से तुमको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। तो छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कैसे पहचानते हैं। आप क्या करो, HCl और H2O का एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लो। तो HCl कुछ ऐसा होता है, नॉर्मल बनाना जानते होगे आप लोग इतना तो, और वाटर कुछ ऐसा होता है। अब क्या है इसमें ध्यान देना, ये वाला जो क्लोरीन है वो अब मालूम होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पे हम लोग लिखते हैं डेल माइनस चार्ज, और उसका जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा आपका डेल पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक बैलेंस करने के लिए। अब इस वाले में तुम्हारा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसको हम बोलेंगे डेल नेगेटिव, यहां आ जाएगा डेल पॉजिटिव और यहां आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग हल्का सा आइडिया शायद लिए होंगे इलेक्ट्रोस्टेट में पोलर टर्म के बारे में। तो पोलर हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ये चीज आपको शायद मालूम होगा। तो यहां पे प्लस यहां है, माइनस यहां है, मतलब कुछ ऐसा, इतना पता होगा आपको, मुझे मालूम है। अब इस वाले में देखो, पानी वाले में, तो पानी वाले में यहां से प्लस से माइनस मतलब कि कुछ ऐसा, और यहां से प्लस से माइनस मतलब कि कुछ ऐसा। समझो मैं क्या समझा रहा हूं। प्लस पहले क्या करना है, नॉर्मल फिगर ड्रॉ करना है। अब उसमें देखना कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे माइनस चार्ज और उसके जस्ट अपोजिट वाले पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब ये मत पूछ देना कि ज्यादा क्यों था, ठीक है। इन सब का एक्चुअली पता करने का, कंपेयर करने का तरीका भी होता है, और इन सब का एक अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मान भी होता है, वैल्यू भी होता है, तो उसके तहत भी बता सकते हो। और जब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल तो वहां पे बताया भी जाता है कंपेयर करने के लिए। तो फिलहाल उस पर देखो, इतना मालूम होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको। तो ये इस पे माइनस था, प्लस। अब पोलरिटी जो सॉल्व करते हैं, जो शो करते हैं, वो हमेशा प्लस से माइनस में सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया होगा कहाँ, इलेक्ट्रोस्टेट में। तो प्लस से माइनस ये, प्लस से माइनस ये। अब पोलर वो होगा, पोलर से पहले नॉन पोलर समझो। तो नॉन पोलर वो होगा जब आपका जो जस्ट लाइक कि मैं ऐसा समझा रहा हूं समझने के लिए, ये कुछ मतलब परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन हाँ रिजल्ट आपका परफेक्ट आएगा। नॉन पोलर वो है जब तुम्हारा कह सकते हो कि एरो कट जाए, समझने के लिए एरो क्या कर जाए, कट जाए।
एरो कट जाए या बोल जाओ एरो बैलेंस हो जाए, एरो बैलेंस हो जाए। अब समझाता हूं एरो बैलेंस हो जाए क्या है। एरो बैलेंस ये मैं खुद से समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये कोई पढ़ने वाला टर्म नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एरो कट जाए मतलब एरो बैलेंस हो जाए। अब कैसे, जस्ट लाइक आप लोग देखे होगे ना जब पढ़ रहे होगे फिजिक्स, तो वहां पे कुछ ब्लॉक होता है और इस पे लगा दो 5 न्यूटन का फोर्स इधर से और इस पे लगा दो 5 न्यूटन का फोर्स इधर से, तो होता क्या है, ये और ये दोनों आपस में कट जाते हैं और ये तुम्हारा जस्ट का तस यहीं पर रहता है क्योंकि दोनों तरफ से एक समान फोर्स लग रहे हैं। तो सेम काम तुम्हारा पोलर और नॉन पोलर में है। नॉन पोलर उसको कहेंगे जब तुम्हारा उसके मतलब उस मॉलिक्यूल का जो सेंटर होगा उस पे अगर फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है, ये कोई टर्म नहीं, मैं समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, जिस पे अगर ये एरो वाला टर्म बैलेंस हो जाए तो वो होगा नॉन पोलर और जिस पे बैलेंस ना हो वो होगा आपका पोलर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप दिमाग में रखिएगा। अब जैसे ये दोनों पोलर है मैं बोल रहा हूं, लेकिन समझाता हूं आपको, समझाऊंगा पहले नॉन पोलर का एग्जांपल लेके। जैसे कि पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं नॉन पोलर का, ये दोनों पोलर हैं लेकिन कैसे मैं अभी समझा रहा हूं। फिलहाल देखते हैं नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर क्या है, जस्ट लाइक सिंपल से एग्जांपल ले लो CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, तो इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस और इस पे भी डेल माइनस। अब आप बताओ हम लोग जो एरो शो करते कहां से कहां, तो प्लस से माइनस, तो देखो प्लस से माइनस इसके लिए, इन दोनों के लिए। अब इन दोनों के लिए भी क्या होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है। अब आप खुद सोचो इधर का एरो और इधर का एरो क्या कर रहा है, दोनों का दोनों कट जा रहा है, मतलब एरो आपका बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। केमिकल बॉन्डिंग में और इसको अच्छे से समझा जाता है और बहुत सारे एग्जांपल कराए जाते हैं। फिलहाल समय की कमी के कारण मैं कुछ आठ एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब इन दोनों से समझा रहा हूं। अब इन दोनों में देखो यहां पे प्लस था माइनस था, मतलब कुल मिला के जो नेट रिजल्टेंट बन रहा है, जो नेट रिजल्टेंट है वो आपका किधर है, इधर की ओर है। मतलब इसको कोई काटने वाला है क्या, नहीं है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में जस्ट लाइक मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूं। अब इस वाले में क्या है, ध्यान देना, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो एक हल्का सा मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ऐसे है और ऐसे है। इस वाले वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, इस वाले वेक्टर को उठा के यहां पर रख दिया। अब आप समझो ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तुम्हारा इधर होगा और इसका एक तुम्हारा इधर होगा। सेम इस वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर होगा और इस वाले का एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। अब आप समझो ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है, बैलेंस है। लेकिन ये ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये भी कहां लगा रहा है, ऊपर। तो इस वाले को मतलब एक्स डायरेक्शन वाला तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन वाई वाला बैलेंस नहीं हो रहा, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो जस्ट लाइक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल लिया, आप चाहो तो ऐसे ही करके। इसके लिए मस्ट है कि तुमको परफेक्ट उसका डायग्राम बनाने आना चाहिए। पोलर और नॉन पोलर पहचानने के लिए एक ही रामबाण है तुम्हारा, जब तुम बना सकते हो, मतलब पता कर सकते हो कि पोलर और नॉन पोलर कैसे है। जो सबसे बढ़िया टेक्निक है वो टेक्निक यही है कि सबसे पहला तुमको रिक्वायरमेंट है कि किसी भी कंपाउंड का तुमको क्या, फोटो ड्रॉ करने आना चाहिए। मतलब उसका जो परफेक्ट जो फोटो है, फोटो भी ये नहीं कि CO2 है तो मतलब जो एक्चुअल जो उसका शेप होता है, आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में शेप के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे मालूम है आप लोग पढ़े हुए होंगे, भूल गए होंगे पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कैसे कौन सा शेप होता है, वी बेंट शेप, ये सब बहुत सारा शेप होता है, ऐसा 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 फिर ऐसा, ये सारा चीज पढ़े होंगे आप लोग। शेप से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये भी पता होगा आपको। sp3 है तो उससे हम लोग शेप निकालते हैं, sp3d है तो उससे शेप क्या होता है,
तो ये सारे चीजें, इन सारी चीजों का मतलब बेसिक मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पोलर और नॉन पोलर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब तक उसका परफेक्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग देखिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। अगर परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो बाकी कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो, आपका आराम से पोलर और नॉन पोलर पहचान सकते हो। अब जैसे मैं O2 ले लो, O2, तो O2 क्या है, O2 कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तब इसमें क्या है, इसी तो खुद बैलेंस है ना, खुद बैलेंस है। अगर मान लो एक्चुअली होता है क्या है, एक पे डेल प्लस एक पे डेल माइनस है, तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या ले लूं, मान लेता हूं इस वाले पे डेल माइनस है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, ये वाला करेगा। तो दोनों क्या है, एक तरह से बराबर है, मतलब ये भी क्या करेगा, दोनों के दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन इसका वाला खींचेगा और ये क्या करेगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये क्या करेगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी क्या आ गया, तुम्हारा नॉन पोलर हो गया। तो ये सारी चीजें शायद आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, खैर छोड़िए, वो तो केमिकल बॉन्डिंग बात आ गई। ये आपको समझ में आ रहा है ना, और ये समझ में आ रहा है। तो जस्ट लाइक यही है कि आपका क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में दोनों को दोनों समान प्रवृत्ति वाले होने चाहिए। मतलब HCl और पानी घुल जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया HCl भी आपके पोलर है और पानी भी आपका पोलर है। लेकिन अब चाहोगे कि मैं HCl को घुला दूं CCl4 में, तो ये तो आपका पोलर है, लेकिन ये आपका नॉन पोलर है। अब बोलोगे कैसे नॉन पोलर है, तो इसको भी समझा दे रहा हूं छोटा सा फोटो ड्रॉ करके। CCl4 क्या है, CCl4 जस्ट लाइक किसके जैसा है, CH4 के जैसा है। यहां पे Cl था तो यहां पे H आ गया, तो इसका आप लोग CH का कैसे ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसा बनता है। ये क्लियर है ना, टेट्राहेड्रल पता होगा आप लोग को। तो जस्ट लाइक अब यहां क्या करूंगा, CCl4 में यहां क्लोरीन आ गया, Cl Cl और Cl, ये चारों के चारों जो Cl हैं वो आपके क्या होते हैं, एक समान एंगल पे बटे रहते हैं। ये भी आप लोग पढ़े होंगे, मतलब ये Cl और ये Cl के बीच का एंगल, ये Cl और ये Cl के बीच का एंगल, ये Cl और ये Cl के बीच का एंगल, और ये Cl इन Cl के बीच का एंगल एक समान होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारे केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पोलर और नॉन पोलर तभी ड्रॉ कर सकते हो जब आप फोटो ड्रॉ कर लो। तो अब आप खुद से सोचो कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, हल्का सा मैं इधर बना दे रहा हूं। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को 4 आदमी खींच रहा है, लेकिन चारों क्या है, चारों क्या है आपका, चारों आदमी एक समान एंगल पे बटे हुए हैं। तो क्या करेगा, ऊपर वाला फोर्स को ये बैलेंस करेगा, इस वाले फोर्स को, इसका एक इधर कंपोनेंट ले लो, इधर कंपोनेंट ले लो, ठीक है, इसका एक इधर कंपोनेंट लो, इधर कंपोनेंट लो। मतलब बेसिकली क्या है कि एक सेंटर पे आदमी है और उसको 4 तरफ से बराबर फोर्स क्यों, क्योंकि चारों के चारों क्लोरीन ही है। हाँ, भले एक अलग क्लोरीन की जगह पे एक मान लो हाइड्रोजन आया था, तब बराबर फोर्स नहीं कहते। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें जस्ट लाइक एक सामने एक बॉल है और बॉल को 4 एक ताकतवर वाले आदमी उस बॉल को अपने अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जो कि समान डिग्री में सिचुएटेड है। तो वो आपका क्या करेगा, वो उसको आपको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस करता, मतलब कि इधर कट रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, मतलब चारों तरफ से जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपका नेट जो रिजल्टेंट जो कहते हो, नेट रिजल्टेंट मतलब कि इधर से फोर्स लगा रहा है और इधर से फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी फर्दर मूव नहीं कर रहा। तो नेट रिजल्टेंट आपका 0, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा। अगर रिजल्टेंट 0 तो उससे हम कहते हैं नॉन पोलर, और अगर रिजल्टेंट तुम्हारा 0 नहीं है तो उसको कहेंगे हम पोलर, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज था, ये मैं आपको बताना चाहा। तो ये आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है। थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करना केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को, तो कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, समझ सकते हो इसको ऐसे भी फिर भी। तो ये पोलर और नॉन पोलर, तो ये दोनों मिलकर तुम्हारा सॉल्यूशन ड्रॉ, मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं बनेगा एक तरह से, मतलब कहो कि चलो घुला दो जबरदस्ती तो अलग बात है, लेकिन इसको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि एक तुम्हारा पोलर है और नॉन पोलर है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है, नेचर ऑफ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों समान प्रवृत्ति के
होने चाहिए। तो पहला था तुम्हारा नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सारा मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर पे। दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, पहला क्या था, तो पहला था आपका क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आपने दो टर्म सुना होगा, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, आप लोग डिक्शनरी कीजिएगा, कुछ उष्मीय ऐसा करके बोलते हैं, डिक्शनरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंडोथर्मिक और एक है आपका एक्सोथर्मिक। अब ध्यान देना एंडो और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक में बेसिकली क्या होता है कि हीट इवॉल्व होता है, इवॉल्व मतलब हीट उस सिस्टम को छोड़ करके बाहर जाता है। एंडो में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन जिसमें हीट आपका इवॉल्व मतलब बाहर निकलता है सिस्टम को छोड़ करके, और एंडोथर्मिक क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो, जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ जो कंपाउंड होते हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, वो जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मैं एग्जांपल बताऊंगा कौन कौन क्या है कैसे है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ टर्म का यूज कर रहा हूं। कुछ क्या करते हैं, कुछ जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो आपका देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कुछ सॉल्यूशन तब तैयार करते हैं जब सॉल्यूशन बनने के बाद उससे हीट क्या हो, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन वैसे तैयार करते हैं जिसमें सॉल्यूशन बनने के बाद हीट क्या हो, इवॉल्व हो, मतलब हीट वहां से बाहर निकले। अब आप खुद समझना, हीट वहां से बाहर निकल रहा है, हीट एक्सोथर्मिक में बाहर निकल रहा है और इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जस्ट लाइक एग्जांपल समझो, जब मैं आपको पढ़ाया था तो बोला था कि हीट बाहर निकल रहा मतलब जो सॉल्यूशन तैयार हुए होंगे, जब हीट उसमें से बाहर निकल रहा है तो हीट जो बाहर निकल रहा है वो क्या करेगा, उसके कुछ कंपाउंड को उससे बाहर निकालेगा। जस्ट लाइक आपको सोचो ना कि अगर आप चीनी और पानी को हीट करोगे तो इससे जब बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, कुछ इसके कंपाउंड को उसमें कौन से पानी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो जस्ट वही एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि एक्सोथर्मिक में क्या है कि जब आपका कंपाउंड रिएक्शन बनाया, रिएक्शन किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, अब सॉल्यूशन तैयार होने के बाद क्या होगा कि उसमें से हीट इवॉल्व होता है, तो हीट बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो अब हीट बाहर निकल रहा है तो इसका क्या करेगा, इसके कुछ पार्टिकल्स को, कुछ इसके कण को खुद से बाहर ले जाना स्टार्ट करेगा। अब उसके बाहर लेना स्टार्ट करेगा तो हम इससे क्या समझते हैं, तो हीट जब यहां से इवॉल्व हुआ मतलब हीट क्या कर रहा है, बाहर ले जा रहा है। अब आप खुद समझो, मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट को, मैं आपको फिर से ले जा रहा हूं वो एग्जाम्पल पे। याद करो जब एग्जाम्पल में दे रहा था, जब इस पानी में आपका CO2 घुला हुआ था। अब मैं आपको क्या बोला था कि जैसे ही जो बॉटल वाला CO2 था, CO2 और पानी का जो सॉल्यूशन बना था, उसको जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप ग्लास में रखते हो तो कुछ टाइम बाद CO2 बाहर जाना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही CO2 इसको बाहर जा रहा है तो इसके मतलब जो एक्चुअल सॉल्यूशन बना था उससे, मतलब मैं जो समझा रहा हूं समझो, सॉल्युबिलिटी होता क्या था कि वो अधिक से अधिक मात्रा सॉल्यूट घुला हो सॉल्वेंट में। लेकिन अब आप खुद सोचो, ये तो घुला हुआ था, मैं मान लिया कि ये घुला हुआ था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हीट इवॉल्व हुआ तो अब इसमें से कुछ सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या किए, इससे बाहर निकले। अब इससे बाहर निकले तो जो डेफिनेशन था कि वो अधिकतम मात्रा सॉल्यूट का जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, अब वो अधिकतम मात्रा रहा क्या, अब वो अधिकतम मात्रा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि आपका जब हीट इवॉल्व हुआ तो उस टाइम पे इसके कुछ पार्टिकल्स को, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर के
निकल गया। तो जब अपने साथ लेकर के निकल गया तो जो डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी कि वो अधिकतम से अधिकतम मात्रा, अब वो अधिकतम से अधिकतम मात्रा यहां पे नहीं रहा। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम जानते हैं कि हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। और अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हीट इवॉल्व होगा तो उस टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी होगा किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूशन का वो आपका डिक्रीज करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट, अब आप क्या कहोगे, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब मतलब बाहर से भी हीट, आप उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हो। आसान भाषा में ऐसे समझो कि इससे बाहर क्या कर रहा है, हीट नहीं निकल रहा है, बेसिकली उसके अंदर ही जो कंपाउंड बन रहे हैं, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसी के अंदर आपका हीट पकड़ के रखे हुए हैं। तो उस टाइम पे आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो आपका इंक्रीज करता है। तो मैं आपको पहले एक्सोथर्मिक इसलिए समझाया क्योंकि मैं CO2 और पानी वाले एग्जांपल से मैं आपको समझा सकूं। जस्ट लाइक आप सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन जो मैं अभी आपको बताया कि वो अधिकतम से अधिकतम मात्रा सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व, लेकिन जैसे ही हीट इवॉल्व हुआ और यहां से इसके पार्टिकल्स को लेकर के बाहर निकला तो अब जो डेफिनेशन था अधिकतम मात्रा, वो अब अधिकतम मात्रा इस सॉल्यूशन में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल इसके यहां से छोड़ करके चले गए। तो पहला था आपका नेचर बता दिया, दूसरा बता दिया टेम्परेचर में। टेम्परेचर में कुछ कंपाउंड वैसे होते हैं, मैं अभी एग्जांपल दे दूंगा जब लिखवाऊंगा तो कौन कौन से कंपाउंड हैं वो एक्सो और एंडो फॉलो करते हैं। वो आपको याद नहीं रखने, लेकिन एक अच्छा लगने के लिए एक आध दो आप याद रख सकते हो कि कौन सा आपका एक्सो और कौन सा आपको एंडो देता है। तो आपको समझने का पॉइंट इसमें यही था कि एक्सो में आपका हीट इवॉल्व मतलब बाहर निकला मतलब सॉल्युबिलिटी घटा, इसमें हीट एब्जॉर्ब तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ा। ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड हम लोग बोलते हैं प्रेशर। जो थर्ड फैक्टर है, जो थर्ड कारक है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो थर्ड आपका है प्रेशर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे? यही तो कहता है आपका हेनरी लॉ। इसी से तो मैं आप लोगों को डिराइव कराया था। प्रेशर में क्या कहता था कि प्रेशर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। हेनरी ने ही कहा था, मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मतलब कि जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा, और जितना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो उतना ही ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में सॉल्यूट उसमें क्या कर रहा है, घुल रहा है। तो जस्ट लाइक प्रेशर वाला में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहीं से आपका हेनरी लॉ आता था, तो जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन करूंगा कि अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट थे, मोस्टली यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अभी तक मैं आपको सारे टर्म्स को समझा दिया हूं। अब हम लोग उसके डेफिनेशन को एज इट इज जो समझाया था उसको लिखा गया है। अब आप खुद से भी पढ़ करके इसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। तो आप पहले खुद से पढ़ लो, होप कि आपको क्लियर होगा। ऐसे मैं जल्दी से एक बार आपको पढ़ के सब बता दे रहा हूँ क्या है। तो विलेयता क्या कहते हैं? विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या है? किसी निश्चित ताप पर, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे विलेय का वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के दिए हुए मात्रा में घुल जाता हो। यही आपको मैं बताया था जब समझा रहा था, तो कि किसी भी अगर सॉल्वेंट दिया हुआ, मान लो पानी, उस पानी में चीनी का वो अधिकतम मात्रा जो उसको घुलाने में, जो ये पानी उस चीनी को घुलाने में कैपेबल हो, तो वो चीनी का वो अधिकतम मात्रा जो घुल जाए वही क्या कहलाएगा, उसका विलेयता कहलाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कहेगा। सेम चीज आपका इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी अब इसमें और आप कोई बुक पढ़िएगा ना, तो उसमें क्या करता है कि उसमें बोल देगा, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना कि दिए हुए मात्रा में घुल जाता है, विलायक के दिए हुए मात्रा में घुल जाता है। तो कोई बुक्स में डेफिनेशन क्या लिख देता है कि जो दिया हुआ मात्रा जो मैं लिखा हूँ ना, उसको उन लोग डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो
बहुत सारे बुक में क्या बोल देगा कि किसी दिए हुए मात्रा, लेकिन वहाँ पे दिए हुए मात्रा नहीं लिख करके बुक में आपको लिख देगा कि 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में या 100 ग्राम विलायक में विलेय का वो अधिकतम मात्रा जो इस विलायक में घुल जाए। तो उससे आप कंफ्यूजन मत करिएगा, ये आपको सिंपल सा आपका क्या कहते हैं डेफिनेशन है, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। लेकिन जहाँ पे वो बोला है ना कि विलायक के दिए हुए मात्रा में, तो बहुत सारे बुक्स ये विलायक के दिए हुए मात्रा के जगह पे डिफाइन कर देते हैं, मतलब आपको बता देंगे, पहले से ही बोल देंगे कि विलायक के दिए हुए 100 ग्राम में घुल जाते हैं या विलायक के दिए हुए 1 लीटर में घुल जाते हैं। तो दोनों एक्चुअली सेंटेंस सेम है, तो आप कोई बुक देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गलत है या वो सही है, या वो सही है ये गलत है। सब सही है, डेफिनेशन होता है, समझ में आना चाहिए, वो पॉइंट है। तो ऐसा मत बोलिएगा कि ये गलत है या वो सही है, या वो सही है और ये गलत है। शायद मैं एक ही चीज़ बोल दिया, कोई नहीं, सब सही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझा दिया, दोनों एक्चुअली पॉइंट सेम ही है, बस हल्का सा वर्ड का एक्सचेंजिंग है। अब नेक्स्ट मैं जब आपको बता रहा था सॉल्युबिलिटी, तो उस टाइम पे मैं आपको 2 टर्म और बताए थे, एक था सैचुरेटेड और एक था अनसैचुरेटेड। तो वो भी आपको समझा दिया था, एक एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा दिया था। तो ये जस्ट आपको लिखवाया गया है, लेकिन मैं ये सारा पार्ट आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर एज इट इज राइट डाउन करा देता हूँ। तो अब क्या है, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता नहीं रह जाती, उसे हम संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या था, तो जस्ट फिर से वही एग्जांपल ले लो आप चीनी पानी का। अब चीनी पानी में क्या कह रहा है कि वो अधिकतम मात्रा, वो जो एक क्या कहेंगे, जो अब क्या करे उसके बाद घुलना चीनी इस पानी में बंद कर दे। अब चीनी इस पानी में घुलना बंद कर दे तो वो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ठेठ भाषा में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए एक यहाँ पे टर्म बोला है ताप एवं दाब, वो भी क्या होना चाहिए, निश्चित। निश्चित मतलब फिक्स। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है आप खुद से इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। क्या करना आप कि पहले मान लेना कि एक वही कंटेनर ले लिया, एक डब्बा ले लिया और इसमें पानी डाला और अब चीनी डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि एक समय तक चीनी उसमें घुलेगा, अब उसके बाद क्या करेगा, वो चीनी इसके नीचे लेयर वाले में बैठना शुरू करेगा। अब अगर ये तो हो गया पहला केस, ये मेरा है पहला केस। अब इसी कंटेनर को फिर क्या करो, दूसरे केस में क्या करो कि इतना करने के बाद अब उसको क्या करो, आपकी नीचे से हीट देना शुरू करो। हीट मतलब गैस स्टोव पे रख दो। अब क्या होगा, जो नीचे जो बचे हैं ना ये चीनी बैठे हुए हैं, वो भी तुम्हारा क्या करेगा, घुल जाएगा उस पानी में। मतलब कि अब जो तुम काम कर रहे हो अब इसके साथ क्या कर रहे हो, जबरदस्ती। तो यही आपका बोला गया है कि आपका टेम्परेचर और दाब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसी टाइम पे अधिक जो विलय घुलेगा वही सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये नहीं कि पहले हम चीनी को पानी में घोल दिए, अब क्या किए कि उसको जा करके अब घुलना जब बंद कर दिया तो जा करके गैस और स्टोव पे रख दिए, तो अब ऐसी बात है वो घुल जाएगा। लेकिन डेफिनेशन में क्या है कि वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आप टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकते। इस टाइम पे जो चीनी और पानी का घोल था वो आपका रूम टेम्परेचर पे था, अब आप क्या किए, गैस और स्टोव के नीचे ला दिए, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये आपका वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही कहा था कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपका इसमें भी लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इन विच at constant pressure and temperature no more solute can be dissolved in that solvent, ठीक है। तो अब उससे अधिक अगर नहीं घोल पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे is called saturated solution। और इसका जस्ट उल्टा कर देना, इसमें क्या करना, ये तो हो गया संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें जस्ट एज इट इज वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना, वह विलयन जिसमें एक
निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता रहती है। ठीक है, मतलब कि उसमें और अधिक आप चीनी डाल सकते हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा असंतृप्त सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया होगे? इजी सा टॉपिक, इजी सा टर्म था, फालतू में आप लोग टेंशन ले रहे थे, कोई नहीं। अब इसमें क्या करना, सॉल्यूशन इन विच एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर मोर solute can be dissolved in that solvent is called unsaturated solution। ठीक है, तो सेम ही था, बस वहां पे क्या किया, हल्का सा एक पॉइंट चेंज किया, आपका टर्म पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो ये दोनों पॉइंट थे, समझ गए होंगे शायद आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद आप लोग याद करो क्या बताया था। इसके बाद आप लोग बताया था फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे, किन किन कारक पे ये सॉल्युबिलिटी आपका डिपेंड करता है। तो उसको अब हम लोग समझा तो दिया था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा।